Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। पाप से भागो मत, पाप को जियो, उसका बोझ महसूस करो, उसका गिल्ट महसूस करो और फिर उसे छोड़ दो। तभी तुम उस पर जीत पाओगे, उस पर विजय प्राप्त कर पाओगे। ऐसे बयानों को सुनकर रशियन एम्पायर में कई लोग हैरान थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन पर इतना विश्वास कर लिया था कि अपनी पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के नाम कर दी थी जो इन भाषणों को, इन बयानों को कहता था। रशियन राजघराने की महिलाओं का ये हाल था उस समय कि उन्होंने अपने इस दोस्त के लिए अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया था। ये रानियां जो थी रशिया की, वो अपनी कमर से लटके हुए छोटे छोटे पाउचेज में उस दोस्त के खाए हुए खाने के टुकड़े रखती थी। उसके गिरे हुए बाल, काटे हुए नाखून ये अपने पर्स में संभाल कर रखती थी। यहाँ तक कि रशियन एम्पायर की जो रानी थी अलेक्जेंड्रा, वो अपने इस दोस्त के पुराने अंडरगारमेंट्स को अपने ड्रेस के अंदर पहनती थी। एक दोस्त जो धीरे धीरे सिर्फ एक आदमी नहीं, एक आस्था, एक नशा बन चुका था, जिसके लिए रशिया की पार्लियामेंट में, संसद में सवाल उठने शुरू हुए कि क्या एक बदनाम आदमी पूरे देश को चला रहा है। लेकिन रशियन एम्पायर के राजा निकोलस और रानी अलेक्जेंड्रा का सिर्फ ये कहना था कि उसके बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे, वो हमारा दोस्त है। जिस आदमी को यहाँ दोस्त कहा जाता था उसका नाम था ग्रेगोरी रस्पुतिन। आज आपको बताएंगे कि रस्पुतिन की असल कहानी क्या थी, उसकी असलियत क्या थी, क्यों उसे दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल गॉडमैन कहा जाता था, क्या वाकई 4 बार रस्पुतिन को मारने के प्रयास किए गए लेकिन हर बार उसने मौत को मात दे दी और वापस जिंदा हो गया। क्या इसके पीछे की सच्चाई है? क्यों आखिर कुछ लोग उसे भगवान कहते थे लेकिन दूसरे उसे मैड मॉन्क या फिर डेविल, शैतान कहा करते थे? ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से रशियन गांव का रहने वाला एक किसान, एक गरीब किसान, एक समय पर आते आते रशियन एम्पायर का मालिक बन जाता है? और आखिर ग्रेगोरी रस्पुतिन को मारा क्यों गया और कैसे गया था? ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली। इसके अलावा बहुत कुछ पता चलेगा। डिटेल में इस एपिसोड की रिसर्च की गई है। अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी डाली थी, वहाँ पे बताया था उस इमेज में, उस पोस्ट में, कि किस तरह रस्पुतिन की ये जो पूरी लाइफ स्टोरी है उसके बारे में रिसर्च की जा रही है। तो यहाँ पे आज आपके लिए डिटेल एपिसोड लेकर हाजिर हैं। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अपने सर्कल के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं स्टडी आईक्यू के। क्लिक कीजिए, अपना कोर्स परचेज कीजिए। बड़ा डिस्काउंट उस पर पाने के लिए VJ Live, ये आपको कोड लगाना है, बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1869 से। 1869 रशिया का साइबेरिया इलाका। साइबेरिया जो जगह इतनी दूर, एक तरह से ग्लोबल वर्ल्ड मैप पे भी अगर आप इसको देखेंगे, ग्लोब पर देखेंगे, तो सबसे ऊपर ये जगह पड़ती है। इस तरह की जगह जो जितनी दूर है उतनी ज़्यादा ठंडी भी रहती है। यही जगह थी जहाँ पे ट्यूमेन शहर के पास में टूरा नदी है। इस टूरा नदी के पास एक पोर्कोसोव नाम का गांव, जहाँ इस छोटे से गांव में एक किसान रहते थे। नाम था येफिम रस्पुतिन। येफिम रस्पुतिन और उनकी वाइफ एना के घर पर 21 जनवरी 1869 21 जनवरी को एक लड़के का जन्म होता है और इस लड़के का उन्होंने नाम रखा ग्रेगोरी रस्पुतिन। ये जो घर था, क्योंकि एक गरीब किसान थे येफिम, घर जो था उनके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत हुआ करता था, एक छोटा घर था, कुछ पालतू जानवर हुआ करते थे जिनसे अपना पूरा पालन पोषण था फैमिली का, वो किया करते थे। पूरे दिन जो मजदूरी थी वो येफिम करते थे और अपने बच्चों को यहाँ पे उसी मजदूरी के बाद में पालते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये जो जगह थी, यहाँ पे शराब की लत लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। लोग काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करते थे और यही सब चीज़ें थी जो कि यहाँ पे जो बच्चे बड़े होते थे उनको भी अफेक्ट करती थी। रस्पुतिन का जो बचपन था वो शुरू होता है, लेकिन बचपन में जैसे हर बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है आगे, रस्पुतिन का बचपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। रस्पुतिन बचपन में कभी स्कूल गया ही नहीं। उसे स्कूल भेजा नहीं, क्योंकि घर वालों की इतनी उस तरह के हालात नहीं थे कि वो उसको स्कूल भेज पाएँ या पढ़ा पाएँ। तो यहाँ पे घर वालों ने, उसके पिता येफिम ने उसे मजदूरी पर लगा दिया। उसे खेतों में जो काम था उसमें यहाँ पे लगा दिया जाता है। पूरा बचपन रस्पुतिन का बीता कभी घोड़ों पर सैर करते हुए, नदियों के किनारे बैठे हुए, काम करते हुए। ये सारी चीज़ें उसके बचपन में रहीं। पढ़ना लिखना उसने बचपन में बिल्कुल भी सीखा नहीं। इस बीच में कुछ और चीज़ें रस्पुतिन के बचपन के साथ जुड़ती गईं। वो ये थी कि जब उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की
और पैसे कमाने थे, तो यहाँ उसने कुछ चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि गांव वाले कई सारी ऐसे छोटे मोटे जो इल्ज़ाम थे वो लगातार रसपुतिन के ऊपर लगाया करते थे। कई गांव वाले जो थे वो उसको बहुत तेज तर्रार कहते थे कि ये पढ़ाई इसने नहीं की है तो ये उस तरह से पढ़ाई में होशियार नहीं है, ये पर बहुत ज़्यादा तेज तर्रार है, ये इस तरह का एक्टिव है, ये इस तरह का शार्प है कि किसी को भी देखकर पागल बना सकता है, ये किसी को भी देखकर अपनी शरारतों से ये समझ जाता है कि सामने वाला आखिर सोच क्या रहा है। तो ये चीज़ बचपन से ही उसके अंदर थी। खैर, रसपुतिन की उम्र आगे बढ़ती है, इस बीच में उसके साथ में भी कुछ गलत आदतें पड़ी। शराब पीना, उस इलाके में सभी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, तो रसपुतिन ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। लड़ाई झगड़े आए दिन उसके होने लगे। लोगों के सामान की चोरियों के जो इल्ज़ाम थे वो उस पर आए दिन लगना शुरू होते हैं। करीबन 18 साल की उम्र हो जाती है रसपुतिन की, और ये साल आ जाता है 1887, 1887। 1887 में रसपुतिन की उसके पिता एक लड़की से शादी करवा देते हैं। ये लड़की जो जिससे शादी हुई थी उसका नाम था प्रक्रासोव। प्रक्रासोव से शादी कराई जाती है। दोनों के, रसपुतिन और प्रक्रासोव के 3 बच्चे होते हैं, दिमित्री, मारिया और वारवरा। इन तीनों बच्चों के साथ में अब रसपुतिन, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, तो अब उसने एक आम किसान की तरह काम करना शुरू किया। जो उसके पास जानवर थे, उसके पेट एनिमल्स थे, उन सभी का पालन पोषण करना शुरू किया। पशुपालन करता था जिससे कि अपने फैमिली का गुजारा जो है वो चला पाए। लेकिन इस बीच में भी लगातार शराब पीना और आए दिन लड़ाई झगड़े करना, ये सब चीज़ें उसके साथ में जुड़ी रहती हैं। इसी तरह से ज़िंदगी चलते चलते करीबन आगे के 10 साल निकल जाते हैं। अब ये साल आया 1897। रसपुतिन की उम्र इस समय हो चुकी थी करीबन 28 साल की। 28 साल की ये जो उम्र थी, इसी दौरान रसपुतिन की ज़िंदगी में, उसके जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। दरअसल रसपुतिन का कहना था कि उसे कुछ अजीब तरह के सपने आते हैं, और उन सपनों में कोई आदमी है जो उसके अंदर से एक ऐसी आवाज़ आती है, वो आदमी उससे कहता है कि उठो और सब कुछ छोड़ दो, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। ये इस तरह के सपने जो थे अचानक रसपुतिन को आना शुरू होते हैं। रसपुतिन ने इसे भगवान का बुलावा समझा। उसने ये समझा कि ये जो है मुझे किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है और मैं इसके लिए पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हूँ, और इसी के चलते उसने एक फैसला लिया। रसपुतिन ये फैसला लेता है कि मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगा। इस समय उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, उसके खेत थे, उसका गांव था। अचानक उसने एक दिन इसी तरह के सपनों के चलते एक फैसला लिया कि मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगा और एक वेंडर की तरह, एक होली वेंडर की तरह, एक बंजारे का जो जीवन है, अब वो मैं यहाँ से जीना शुरू करने वाला हूँ। अब रसपुतिन जो था वो अपना ये फैसला ले चुका था, लेकिन ये फैसला उसके घर वालों के लिए, उसके गांव वालों के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि वो अचानक ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये एक आदमी जो कि अचानक से साधु बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ रसपुतिन के लिए उसका कहना था कि ये उसका एक नया जन्म है, ये उसे एक नया जन्म मिला है। अभी तक जो वो कर रहा था वो सब बकवास था, बेकार था। अगले कुछ सालों तक ये देखा गया कि रसपुतिन ने अगले कुछ ही सालों में पूरे रशिया को अपने पैरों से नाप दिया। पूरे रशिया की उसने यात्रा करना शुरू की। हर रोज़ करीबन 30 से 40 किलोमीटर तक चलना शुरू किया। सड़क के किनारे पर वो हर रात को सो जाया करता था। वहीं पर सोते हुए उसको अनजान लोग जो भी खाना दे देते थे, रोटी या पीने का पानी दे देते थे, वही वो खाकर अपना गुजारा करता था। इसी तरह से उसने अपना आगे का कई सालों तक उसने अपने आगे की लाइफ जो थी इसी तरह से निकालनी शुरू की। अब ये जो उसका जीवन चल रहा था, इसी दौरान उसका जाना होता है उराल के पहाड़ों पर, उराल के, रशिया के अंदर उराल माउंटेन्स पर उसका जाना होता है। यहाँ जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल थे, मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ भी रसपुतिन का जाना हुआ। और यहीं उसकी एक दिन उराल के माउंटेन्स पर मुलाकात होती है एक बहुत ही मशहूर स्पिरिचुअल लीडर रशिया के मैकरी से। मैकरी से जब रसपुतिन की मुलाकात हुई तो ये उसके जीवन का एक और बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि मैकरी कोई बहुत ही नॉर्मल, कोई आम साधु संत नहीं थे। मैकरी जंगल में रहा करते थे, मुर्गे पाला करते थे, बहुत ही लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, बहुत ही, अगर देखा जाए एक नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो बहुत अनहाइजीनिक तरीके से रहते थे। उनके कपड़े गंदे रहते थे, बाल लंबे थे, कभी नहाते नहीं थे। इस तरह की लाइफ थी मैकरी की। और वो जब रसपुतिन को मिले तो रसपुतिन ने जब उनको देखा तो ये बहुत ही सन्न रह गया कि इसकी एक जो सोच थी कि जो साधु संत होते हैं या जो भगवान के लोग होते हैं वो बहुत ही क्लीन रहते हैं, ऑर्डर्ड प्रीस्ट की तरह रहते हैं, जैसे कि चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं उनकी तरह ये लोग जो हैं वो रहते हैं, जो फादर होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। लेकिन असल में इसको अब जब इसने मैकरी को देखा, क्योंकि उनके सामने वो जिस तरह से रहते थे, स्टिल जो लोग थे बाकी जब उनके पास जाते थे तो अचानक से अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगते थे, अपनी सारी जो उलझनें हैं वो बता देते थे कि अपने कन्फेस
कन्फेशंस जो थे वो उनसे करते थे मैक्री से। ये सारी चीज़ें जब रस्पुतिन ने मैक्री के पास रहते हुए देखी तो इसका ये जो एक बिलीफ था कि जो भगवान के लोग होते हैं बहुत ही क्लीन और ऑर्डर्ड तरीके से रहते हैं, ये पूरी तरह से बदल गया था। इसने यहाँ से ये सोचना शुरू किया रस्पुतिन ने कि ये जो असल भगवान के लोग होते हैं वो बहुत ही रॉ तरीके से, बहुत ही जंगली तरीके से रह लेते हैं, और लोगों की ऐसे रहने के बावजूद भी बाकी लोगों की जो उनके पास आ रहे हैं उनकी जो रूह है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पकड़कर उसका समाधान दे देते हैं। यहीं से रस्पुतिन ने मैक्री की तरह रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रस्पुतिन जब उराल के माउंटेन से आगे बढ़ के आगे अपनी यात्रा पर निकलता है पूरे रशिया की, तो यहाँ उसने कई अलग अलग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अपने ऊपर जितनी पीड़ाएं वो सह सकता था, ये सारी पीड़ाएं सहना शुरू की। बहुत ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स उसने अपने साथ में किए। लोहे की भारी जंजीरें जो थी उन्हें अपने पैरों में बांध कर वो सालों तक यहाँ पे चलता रहता था। कई सालों तक लोहे की जंजीरें बांधकर अपने पैरों में चला। महीनों तक कपड़े उसने बदले नहीं, नहाता नहीं था। दाढ़ी लंबी हो चुकी थी, बाल बहुत लंबे हो गए थे। कई दिनों तक, महीनों तक भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए वो आगे बढ़ता रहता था। और सोचिए कि एक आदमी जिसने कुछ खाया नहीं है, पैरों में लोहे की भारी जंजीरें हैं जिससे कि चलने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी वो हर रोज प्रतिदिन करीबन 20-20 किलोमीटर तक चल रहा है। महीनों तक अपने कपड़े बदलना या फिर नहाना ये सब उसने बंद कर दिया है। और लगातार इस बीच में जो भी जंगल होते थे उन जंगलों में जा जाकर, गाँव में उनके आसपास जो जंगल के आसपास जो गाँव थे वहाँ पे जा जाकर जीसस का नाम जो था वो जपता रहता था। इस वजह से रस्पुतिन को रशिया में कई अलग अलग जगहों पर लोग अब जानने लगे थे, समझने लगे थे कि ये कोई नया एक तरह का मैक्री जैसा ही एक साधु है, एक संत है जो कि यहाँ पर आया है। इसके लिए रस्पुतिन के लिए उसका ये मानना था कि वो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है। उसका कहना था कि ये कोई सेल्फ टॉर्चर नहीं है, मैं खुद को परेशान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने शरीर को थका रहा हूँ जिससे कि आत्मा को जगा सकूँ। ये एक अलग तरह की एक धारणा थी, एक विचारधारा थी जो कि मैक्री ने उसको बताई थी कि तुम जब इस तरह की चीज़ें करोगे, अपने साथ में इस तरह से रहोगे, तो तुम अपने शरीर को थका नहीं रहे हो, तुम अपनी आत्मा को बल्कि जगा रहे हो। और जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जगा लोगे तो तुम सामने वाले की आत्मा को समझने लगोगे। ये मैक्री ने रस्पुतिन को बताया था। खैर इस सफ़र में अब क्योंकि रस्पुतिन जो था लंबा, उसका यात्राएं होती थी, तो वो कभी पढ़ा लिखा तो था नहीं, बचपन से उसने पढ़ा नहीं था, लेकिन इसी सफ़र के दौरान उसने धीरे धीरे करके बाइबल जो थी उसको उसका एक तरह से उसको पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। ये जो पूरा एक जर्नी रही रस्पुतिन की, बताया जाता है कि यही वो एक मिरेकलस जर्नी थी जहाँ पे रस्पुतिन को उसका सबसे बड़ा हथियार मिला। वो हथियार था कि उसका दिमाग एक साइकोलॉजिकल एक्सरे मशीन बन चुका था। उसके सामने जो भी शख्स आए वो उसकी परेशानियाँ, उसकी उलझनें, उसकी प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ उसे उस आदमी के बिना बताए समझ लेता था और उसके बारे में अपना एक समाधान, उसका एक सॉल्यूशन जो था उस आदमी को दे सकता था। तो अब रस्पुतिन के पास उसकी खुद की कुछ ऐसी शक्तियाँ आ चुकी थी जिससे वो सामने वाले को पढ़ सकता था, उसका दिमाग पढ़ सकता था। अच्छा, इस दौरान जो रस्पुतिन की यात्रा रही, उस बीच में कई रिपोर्ट ये भी बताई जाती हैं कि हर 2 से 3 साल के बीच में एक दफ़ा वो अपने गांव ज़रूर जाता था। अपने गांव जब जाता था तो क्योंकि उसकी अब जब वो अपने घर से निकला था तब उसका हुलिया कुछ और था। अब उसकी लंबी दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, बहुत अजीब तरह गंदे तरीके से रहता था। तो यहाँ पे जब वो अपने घर जाया करता था तो कई दफ़ा घर वालों को ये लगा कि ये उनका फैमिली मेम्बर नहीं, या फिर उसके जो बच्चे हैं। उन्होंने एक किस्सा इस समय बताया, उसकी बेटी जो थी मारिया, उसने अपनी एक किताब में लिखा हुआ था कि एक दफ़ा जब रस्पुतिन घर पे आए तो हमने सोचा कि कोई भिखारी है जो कि बाहर आया है कुछ लेने के लिए, और हमने उसे भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला, अचानक जब ध्यान से देखा कि ये तो उसके पिता हैं, ये रस्पुतिन है। तो इस तरह की चीज़ें रस्पुतिन के साथ में आए दिन लगातार चलती रहती हैं। जब जब वो अपने घर पे आता था लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। खैर ये जो पूरी उसकी यात्रा रही, और जब उसने ये इस तरह की एक शक्ति उसको मिल चुकी थी, एक साइकोलॉजिकल एक्सरे मशीन उसका दिमाग बन चुका था, अब रस्पुतिन प्रॉपरली अपने घर पे आके, अपने जो गाँव आके वहाँ पे रहना शुरू करता है। बताते हैं कि जब वो यहाँ पे आया तो अब लोग, गांव वाले जो थे, उनका एक उसके बारे में जो विचारधारा थी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो पूरी तरह से बदल गया था। कई सारे गांव वाले आके रस्पुतिन को प्रणाम किया करते थे, उसके पास आके उसे बहुत इज्जत दिया करते थे। उसके घर के कोने में ही रस्पुतिन ने अपने घर के कोने में एक चैपल बना लिया था, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ आइकन्स रखे थे, कुछ बाइबल रखी होती थी, साथ ही साथ में उसने वहाँ पे दिए जला के रखे होते थे। तो ये उसका एक साधना का रूम था जहाँ पे वो बैठ के ध्यान किया करता था। इसी बीच में गांव में 2 लड़कियां रहा करती थीं, दुनिया और कात्या। ये दोनों बहनें आकर रस्पुतिन की सेवा में लग जाती हैं। कुछ गांव वाले भी थे जो रात में आकर रस्पुतिन के पास प्रार्थना किया करते थे। और ये एक अलग तरीके की यहाँ पे पूजा की एक
विधि जो है, आप उसको कह सकते हैं एक तरीका पूजा का, रसपुतिन ने ये अपने गांव में बनाना शुरू किया कि ये जो पूजा करता था वो रात में किया करता था। तो रात में ये लोग प्रार्थना करते थे रसपुतिन के पास आके। रसपुतिन जब उन्हें स्पीचेस देता था, जो अपने बयान देता था, लर्निंग्स देता था, तो उसमें ये लोग बहुत गहरे ध्यान में चले जाते थे। बताया जाता है उसकी आवाज़ सुनते ही लोग ट्रांस में चले जाया करते थे और उसके बाद अपने आप जो अपने पाप थे उन्हें कन्फेस करते उसके सामने और रो पड़ते थे। ये सेम वही पैटर्न था जो कि मैक्री भी पहले उन्हीं से सीखकर रसपुतिन ये सारी चीज़ें कर रहा था। खैर इस समय पर अब आप ये देखिए कि जब एक शख्स, एक नया एक संत एक गांव में आ चुका है, अपने ही गांव में, तो अब यहाँ जो पहले से जब कुछ प्राइवेट स्पिरिचुअल ग्रुप्स बनते हैं, तो हर जगह हमने इतिहास से आज तक ये बात देखी है कि जब कोई प्राइवेट स्पिरिचुअल ग्रुप्स बनते हैं तो वहाँ शक भी पैदा होता है। कई लोग होते हैं जो उसके पक्ष में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसके विपक्ष में भी आके खड़े हो जाते हैं। यही चीज़ अब यहाँ रसपुतिन के इस गाँव में शुरू होती है। कई लोगों को शक होना शुरू हुआ। गांव के जो सरकारी प्रीस्ट थे, जिनका नाम था योत्र ओस्ट्रोमोव, रसपुतिन से जलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें रसपुतिन से जेलसी होती थी और इसी के चलते उन्होंने ये देखा कि रसपुतिन से उनका जेलसी एक इसलिए भी थी, बताया जाता है कि अब लोग चर्च में आने के बजाय रसपुतिन के चैपल में जाया करते थे, रसपुतिन के पास जाते थे, ना कि ये जो सरकारी प्रीस्ट थे उनके पास। तो इन्होंने, ओस्ट्रोमोव ने एक भ्रांति, एक तरह की अफवाह जो थी वो रसपुतिन के बारे में फैलानी शुरू की। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि रसपुतिन जो है वो खिलिस्ती नाम के एक बैंड, एक प्रतिबंधित सीक्रेट जो सेक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। ये खिलिस्ती नाम के एक सेक्ट से जुड़ा है और खिलिस्ती सेक्ट जो है उसके बारे में लोग कहा करते थे कि ये लोग रात को गलत तरीके से नेकेड होकर डांस करते हैं, पाप करके मोक्ष ढूंढते हैं। पहले पाप करते हैं जानबूझकर, उसके बाद उसमें मोक्ष ढूंढते हैं और सेक्स और स्पिरिचुअलिटी का एक अजीब तरह का मिक्स बनाते हैं। तो ये जो है खिलिस्ती जो सेक्ट है वो करता है, सीक्रेट सेक्ट है और इसी से रसपुतिन जुड़ा हुआ है। हालांकि ये एक अफवाह थी, लेकिन ये बात भी सत्य थी और ये बात सच थी कि रसपुतिन के जो तरीके थे पूजा करने के, या अपनी एक जो उसकी धारणा थी, किस तरह से वो लोगों को लर्निंग्स देता है, ये बहुत सच में अजीब थी। रसपुतिन के उस चैपल में, उस रूम के अंदर रात में लंबी लंबी प्रार्थनाएं चला करती थी। गांव के आसपास के गांव के कई सारे लड़के लड़कियां एक साथ आकर रोना शुरू करते थे, अपने कन्फेशंस करते थे उसके सामने। ज़मीन के नीचे उसने अंडरग्राउंड कुछ गुफाएं बना रखी थी जहां पे उन कमरों में वो मीटिंग्स लेता था, प्राइवेट मीटिंग्स कई सारे लोगों की लिया करता था। ये सारी चीज़ें जो थी धीरे धीरे करके खबरें पहुंचना शुरू होती हैं साइबेरिया तक। साइबेरिया की जो मेन चर्च थी वहाँ के ऑफिशियल्स तक ये खबरें पहुंचना शुरू होती हैं और इसकी शिकायतें पहुंचना शुरू हुई कि आखिर ये जो है एक सीक्रेट सेक्ट यहाँ पे चला रहा है रसपुतिन। 1907 और 1908 के आसपास की अब ये बात बताई जाती है। करीबन इस समय रसपुतिन की उम्र 39 ईयर्स की थी। 39 ईयर्स की उसकी उम्र हो चुकी थी। 1908 के आसपास की ये बात है जब टोब्लोव्स के एक बिशप एंटनी जो थे, उन्होंने फाइनली ऑर्डर दिया, यहाँ साइबेरिया से जो मेन चर्च थी वहाँ से इन्होंने, बिशप ने ऑर्डर दिया एंटनी ने कि ये जो रसपुतिन है उस फलाने फलाने गांव में जाया जाए और वहाँ पे जाके इसकी तहकीकात की जाए कि आखिर वहाँ पे क्या कर रहा है। इसी के तहत इंस्पेक्टर निकोलिन थे, उन्हें इस गांव में भेजा जाता है, वो इन्वेस्टिगेट करने आए। अब जब इंस्पेक्टर इस गांव में इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, रसपुतिन के बारे में पूछना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग तो थे जिन्होंने रसपुतिन की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा भक्त है जीसस का, एक बहुत साफ दिल का इंसान है, बहुत लंबे लंबे व्रत रखता है, अपने ऊपर प्रताड़नाएं झेलता है, गरीबों में दान करता है। लेकिन दूसरे कई सारे लोग थे जिन्होंने बताया कि जो यंग लड़कियां हैं, रसपुतिन उनके साथ में कुछ गलत काम कर रहा है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे लोगों ने कहनी शुरू की। लोगों ने कहा कि ये उनके साथ स्टीम बात के लिए उन्हें बुलाता है और कहता है कि ये स्पिरिचुअल है, ये कोई पाप नहीं है। ये सारी चीज़ें लोगों ने बतानी शुरू की रसपुतिन के बारे में। खैर ये जो इंस्पेक्टर आए थे निकोलिन, इन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की उसमें इन्होंने ये कहा कि सीक्रेट रिचुअल या कोई सीक्रेट सेक्ट जो है वो यहाँ पे उसका कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन इसके जो तरीके हैं रसपुतिन के, वो इसलिए लोगों को नहीं पसंद आ रहे हैं क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स जो स्टैंडर्ड है उससे टोटली अलग है, वो इंडिपेंडेंट है। इस वजह से लोग इस पर उंगलियाँ उठा रहे हैं। यहाँ से इंस्पेक्टर उस गांव से चले जाते हैं। केस जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और ये पहली दफ़ा था जब रसपुतिन पहली बार में सिस्टम के रडार पर आया और बच गया। तो अब तक ये जो कहानी थी, यहाँ आपको पता चला कि कैसे रसपुतिन एक गरीब किसान से, शराब पीने वाले आदमी से एक गॉडमैन बन जाता है। लेकिन अब यहाँ कहानी शिफ्ट होती है इसी दौरान में, यही जो 90s के शुरुआत का समय था, 1900 से 1910 तक,
इसी दौरान में कहानी शिफ्ट होती है सीधा सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग की रॉयल फैमिली में इस दौरान क्या चल रहा था कि विंटर पैलेस के अंदर जो बादशाह निकोलस सेकंड थे, निकोलस द्वितीय, उनका हाल ही में विवाह हुआ था। उनकी वाइफ थी, जर्मन वाइफ थी उनकी, जिनका नाम था एलेक्जेंड्रा। एलेक्स उन्हें कहा जाता था। तो एलेक्जेंड्रा जो थी वो बहुत ज़्यादा शर्मीली लेकिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, काफ़ी रिलीजियस थी। इन लोगों ने रशियन ऑर्थोडॉक्स फेथ जो था उसको अडॉप्ट कर लिया था, और इसके बाद दोनों की जो ज़िंदगी थी वो बहुत अच्छे से आराम से चलना शुरू होती है। रशियन एम्पायर में राजमहल के अंदर दोनों राजा और रानी थे, बहुत अच्छी इनकी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक बदलाव इनकी लाइफ में तब आया जब इनका बेटा होता है। इनका बेटा हुआ जिसका नाम था एलेक्सी। एलेक्सी जब पैदा हुआ तो पता चला कि एलेक्सी को एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम था हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के अंदर जो ब्लड होता है, वो जो आम जनरली जो ब्लड क्लॉट जमना होता है वो जमता नहीं, ब्लड जो है वो रुकता नहीं अगर निकलना शुरू हो जाए। तो ये एक डेडली जेनेटिक डिजीज थी जो कि यहाँ पे एलेक्सी को, इनके बेटे को हो जाती है। इसी के चलते दोनों जो माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। एलेक्सी क्योंकि इनकी जो आगे जो राजवंश इनका चलेगा तो उसका एक इकलौता वारिस था, उसका जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस तरह की हालत थी कि एलेक्सी को, अगर जो उनका बेटा था उसको अगर थोड़ी सी भी चोट लगती और ब्लड निकलना शुरू होता तो शायद हो सकता था कि उसकी मौत भी हो जाए उससे। तो ये एक बहुत ही घातक बीमारी जो कि एलेक्सी को थी। अब उसकी माँ जो थी एलेक्जेंड्रा, जो कि रानी थी, एलेक्जेंड्रा बहुत ही डेस्परेट होकर यहाँ वहाँ कई अलग अलग लोगों से जाके मिला करती थी अपने बेटे के लिए। कई सारे ऐसे अलग अलग हीलर्स थे जिनसे वो मिला करती थी, कई तांत्रिक थे, साधु संत थे जिनसे उन्होंने बातचीत की, कई अकल्ट सर्कल जो थे उनके पास में भी गई कि कैसे ना कैसे करके उनका जो बेटा है उसकी ये बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन कहीं से भी कुछ हो नहीं रहा था। इसी बीच में उस राजघराने के अंदर दो महिलाएं थीं जिनको ब्लैक प्रिंसेस भी कहा जाता था, क्योंकि वो दोनों अकल्टिज्म में और साथ ही साथ ये जो तंत्र विद्या है इसमें बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाती थी। तो ये जो दोनों महिलाएं थीं, ये दोनों एक दफ़ा एलेक्जेंड्रा के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि एलेक्सी के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। एक संत है, एक सेंट है जिसको कई लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उसका असल नाम जो है वो है रस्पुतिन, ग्रिगोरी रस्पुतिन। तो रस्पुतिन के बारे में पहली दफ़ा इन दोनों महिलाओं ने, जिनको ब्लैक प्रिंसेस कहा जाता था, इन्होंने एलेक्जेंड्रा को बताया। साल 1908 के आसपास की ये बात है जब रस्पुतिन को पहली दफ़ा जो महल था रशियन एम्पायर का, यहाँ पे बुलाया जाता है। रस्पुतिन जब पहली दफ़ा महल आया, जिसको कहा जाता था ज़ारको सेलो, ज़ारको सेलो में जब पहली बार रस्पुतिन पहुंचा इस महल में, तो जो लोग थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे इसको देखने के लिए, वो इसका हुलिया देख कर रस्पुतिन का बहुत ज़्यादा अचंभित रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा सन्न रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ही गंदे कपड़े, पूरे काले कपड़े थे, उस पर कई अलग अलग निशान लगे हुए थे, दाढ़ी बहुत लंबी थी, बाल बहुत लंबे थे, अजीब तरह की बातें जो थी रस्पुतिन ने वहाँ पे करना शुरू की। बहुत ही गलत तरीके की लैंग्वेज थी जो कि वो यूज़ करता था अपनी बातचीत में। लेकिन ये सब चीज़ें देखने के बावजूद जो उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस था, एक अलग तरह की स्पिरिचुअल बातें जो वो कर रहा था बीच बीच में, इन सब बातों ने राजा निकोलस द्वितीय और एलेक्जेंड्रा को, जो रानी थी, इन्हें इंस्टेंटली हिट किया। इन दोनों को ही रस्पुतिन की बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगीं और धीरे धीरे करके रस्पुतिन को यहाँ से रशियन एम्पायर में, उस राजमहल में रख लिया जाता है। हालांकि वो कई दफ़ा यहाँ पे काम करने के बावजूद, इनका एक सलाहकार दोनों का रहने के बावजूद अपने गांव में जाया करता था, वहाँ पर रहा करता था। लेकिन अब वो यहाँ कनेक्टेड हो गया था इन दोनों से ही, राजा रानी से। और दूसरी चीज़, धीरे धीरे करके अब जो लेटर्स पास होते थे, तो वो जो लेटर्स बाद में सामने आते हैं उसमें रस्पुतिन का नाम, आवर फ्रेंड, हमारा दोस्त, इस तरीके से यहाँ से जो राजा और रानी थे वो इसे बुलाया करते थे। यहीं से वो जो दोस्त वाला एक जो वर्ड जो हमने इस एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया था, वो यहीं से पॉपुलर होना शुरू हुआ। अब यहाँ से करीबन 4 साल निकलते हैं, 1912 आता है। इन 4 सालों के बीच में रस्पुतिन जो बच्चा था एलेक्जेंड्रा और निकोलस द्वितीय का, एलेक्सी, उसकी जो बीमारी थी उसके लिए एलेक्सी को कई दफ़ा वो ब्लेस करता था, उसको ब्लेसिंग्स देता था, उसके लिए प्रार्थना करता था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये भी सामने देखा गया कि 4 साल निकल गए और एलेक्सी के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आई। तो जो राजा रानी थे उनका जो भरोसा था वो रस्पुतिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब साल 1912 आता है। 1912 में हुआ ये कि राजा रानी जो थे एलेक्जेंड्रा और निकोलस द्वितीय, वो अपने बेटे को लेकर घूमने जाते हैं। ये लोग पहुंचते हैं पोलैंड के एक टाउन स्पाला में,
स्पाला जब ये रॉयल फैमिली जो थी अपनी छुट्टियां मना रही थी, यहाँ पे घूमने गई थी, इस बीच में एक जगह से आते वक्त, एक टूरिस्ट प्लेस से आते वक्त में जंगल के बीच में जब एक नदी से ये लोग गुजर रहे थे तो उस नदी के बीच एक पत्थर से इनकी बोट टकराती है। उस बोट के टकराने से एक बहुत भारी टक्कर थी है, इसकी वजह से एलेक्सी जो था उसके पेट के नीचे के हिस्से में एक चोट लग जाती है। इस बच्चे के पेट के नीचे चोट लगी। अब पहले से ही पता था कि अगर इसको कोई चोट लगी है और खून निकलना शुरू होगा तो इसका बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो खैर उस दिन तो एलेक्सी को कुछ हुआ नहीं। इन लोगों ने रस्पुतिन का ध्यान किया, उसको अपने दिमाग में सोचा और उसके बाद में देखा कि वो जो चोट थी वो ठीक हो गई है, एक तरह से उसको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन थोड़े ही दिन बाद एक दफ़ा ये देखा गया कि स्पाला में ही जब इन छुट्टियों के दौरान एलेक्सी अपने कैरियज में घूम रहा था तो उसको उसके जो सेवक थे वो घुमा रहे थे इस बच्चे को, अचानक से रास्तों के झटकों की वजह से, उन पथरीले रास्तों की वजह से उसकी जो इंटरनल ब्लीडिंग थी उसी चोट में वो शुरू हो जाती है। एलेक्सी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि बताते हैं कि उसके जांघों में, उसकी थाइस में, एब्डोमेन में पेनफुल जो स्वेलिंग थी वो हो गई। कई दिनों तक वो इसी स्वेलिंग में, करीबन 11 दिनों का जो आंकड़ा है वो बताया जाता है, 11 दिन तक वो उसी दर्द में चिल्लाता रहा। उसका फीवर जो था इस समय, बुखार, वो भी बढ़ना शुरू हो गया था और इसके बाद में उसकी हार्ट बीट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। 11 दिन तक अचानक से उसकी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इतने नज़दीक से वो लड़का अपनी मौत को देख रहा था कि उसने अपनी मदर को, जो रानी थी अलेक्जेंड्रा, उनसे ये कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए जंगलों में जो पत्थर है जहां हम घूमने गए थे वहां पे एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बनवा देना। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस बीच में जो डॉक्टर्स थे, सर्जन्स थे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम नहीं बचा सकते हैं क्योंकि हार्ट बीट भी ड्रॉप हो रही है, खून भी, इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुक रही है और ऑपरेशन हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि जो लीथल ब्लीडिंग है वो यहाँ से हो सकती है। उसकी वजह से बच्चे को बिल्कुल बचाया नहीं जा सकता और इनफैक्ट अभी भी हम इसको बचाने में नाकामयाब हैं। ये सारी चीज़ें जब यहाँ होती हैं तो हालत ये तक हो गई थी, सिचुएशन ये तक आ गई थी कि उस बच्चे के लिए उसके जीवित रहते हुए भी यहाँ पे आखिरी प्रार्थना उसकी कर दी गई थी। उसके जो लास्ट राइट्स थे, आखिरी प्रार्थना थी, वो यहाँ पे एलेक्सी की कर दी जाती है। इस बीच में अलेक्जेंड्रा ने रोते रोते एक चिट्ठी लिखी थी, एक लेटर लिखा था रस्पुतिन को, क्योंकि रस्पुतिन इस समय उनके महल में नहीं था। रस्पुतिन इस समय अपने गांव में था, वो अपने गांव गया हुआ था। ये खत जो था अलेक्जेंड्रा ने साइबेरिया में बैठे हुए रस्पुतिन को यहाँ पे लिखा और ये कहा उससे कि इस तरह की हालत है, एलेक्सी मरने वाला है, ख़त्म होने वाला है और अब कुछ नहीं हो सकता। रस्पुतिन ने यहाँ पे एक टेलीग्राम भेजा और उसमें बहुत ही शांत तरीके से उसने एक बात लिखी थी। उसने लिखा था कि लड़का मरेगा नहीं, रोना मत, भगवान उसके साथ हैं, डॉक्टर्स को उसे तंग मत करने देना। ये टेलीग्राम जब आया है, जो रिपोर्ट्स हैं रशियन हिस्ट्री की वो ये बताती हैं कि कुछ ही घंटों के बाद इस टेलीग्राम के आने के एलेक्सी का जो दर्द था वो अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लगा। उसकी जो इंटरनल ब्लीडिंग थी वो रुक जाती है, उसकी कंडीशन कुछ ही घंटों के अंदर स्टेबल हो जाती है। निकोलस द्वितीय और अलेक्जेंड्रा के लिए, जो ये राजा और रानी थे रशियन एम्पायर के, इनके लिए ये एक डायरेक्ट मिरेकल से, एक पूरे चमत्कार से कम नहीं था। और उसी दिन से देखा गया कि रस्पुतिन सिर्फ उनके लिए एक साधु या उनका कोई सलाहकार नहीं, बल्कि उनकी पूरी डायनेस्टी का, उनके एक राजवंश का प्रोटेक्टर बन चुका था। यहीं से रस्पुतिन की एक डबल लाइफ शुरू होती है। एक तरफ वो सेंट पीटर्सबर्ग में राजमहल के अंदर बहुत ही काम और बहुत ही स्पिरिचुअल संत बन के रहता था। एलेक्सी के कमरे में जाके उसके सिर पर अपना हाथ रखता था, उसे ब्लेस करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था। अलेक्जेंड्रा को मामा कहकर बुलाता था। लेटर्स के अंदर जो लेटर्स मिलते हैं इन दोनों के, उसमें अलेक्जेंड्रा उसे दोस्त कहती थी और ये उसे मामा कहता था। साथ ही साथ इस बीच में निकोलस जो थे, एम्परर निकोलस, उन्हें भी यहाँ पे ये सिखाता था कि कैसे उन्हें भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना है, जो ये रस्पुतिन उन्हें बता रहा है उस तरीके से उन्हें चलना है। तो एक तरह से ये चीज़ें रस्पुतिन की एक पहली लाइफ थी, लेकिन रात होते होते इसकी दूसरी लाइफ शुरू हो जाती थी। सेंट पीटर्सबर्ग में बताया जाता है कि रात को कई अलग अलग जगह रस्पुतिन को शराब खानों में देखा जाता था, गलत जगहों पर देखा जाता था। लाउड म्यूज़िक उसके आसपास हमेशा चलता रहता था, रात के समय पर वो लाउड म्यूज़िक सुनता था। कई महिलाओं को उसके साथ पार्टी करते हुए देखा जाता था और वो ये कहता था इस समय ही कि पाप से भागो मत, पाप को जियो, उसका गिल्ट महसूस करो और फिर उसे छोड़ दो, तभी तुम उस पर विजय पाओगे। ये सारी बातें रस्पुतिन की उन्हीं जो रात की पार्टियां हुआ करती थी उस दौरान ही वो ये सारी चीज़ें बताता था। हालत ये तक हो गई थी रशियन एम्पायर की, जो हमने आपको शुरू में एपिसोड के बताया, कि ओल्गा नाम की एक जो रशियन राजघराने की एक महिला थी,
वो इस तरह से डिवोटी हो गई थी रस्पुतिन की कि अपना पूरा परिवार उन्होंने छोड़ दिया था। उसके खाए हुए जो बचा हुआ उसका जो खाने का सामान था वो अपने पाउचेज में रखा करती थी अपनी कमर से लटका के। इसके अलावा एना रोवोवा, जिनके बारे में कहते हैं रशियन राजघराने में बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत हुआ करती थी, वो भी रस्पुतिन के जो फिंगर नेल्स थे, उसके नाखून थे, उसके गिरे हुए बाल थे, ये सब अपने पास में रखा करती थी जिससे इनकी सुरक्षा हो सके, वो खुद की सुरक्षा कर सकें इससे। यहाँ तक की हालत ये थे कि अलेक्जेंड्रा खुद, जो महारानी थी रशियन एम्पायर की, वो खुद यहाँ पे रस्पुतिन के जो पुराने अंडरगारमेंट्स थे वो अपनी ड्रेस के अंदर पहनती थी। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स में सामने लिखी हुई हैं। ये जो खबरें थी धीरे धीरे करके, अब क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, कई साल निकलते गए, समय आगे बढ़ता गया, लेकिन अब जो रशिया में माहौल बन रहा था तो कई सारे ऐसे अखबार थे उस समय पर चलने वाले जिन तक ये खबरें सारी पहुँचने लगी थी। इन खबरों के पहुँचने के बाद इन्हें छापना जब अखबारों ने शुरू किया तो रशियन एम्पायर की वो जो आखिरी एक राजघराना रहा रशिया का, उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी बाहर होने लगी। कार्टून्स छपने लगे अखबारों में, रस्पुतिन को मैड मॉन्क की तरह, होली डेविल की तरह दिखाया जाता था और ऐसे दिखाया जाता था कि एक साधु है जो कि राक्षस की तरह बिहेव करता है, जो कि अब पैलेस के बेडरूम्स तक में पहुंच चुका है। इस तरह से रस्पुतिन की जो इमेज थी उसको यहाँ दिखाना शुरू किया जाता है। इसी के चलते, क्योंकि अब राजशाही पर सवाल उठ रहे थे, तो जो सदन थी, जो पार्लियामेंट थी, डूमा, पार्लियामेंट के जो अपोजिशन लीडर्स थे, उन्होंने ओपन सेशंस में ये सवाल उठाने शुरू किए कि रशिया जो है, रशिया को एक बदनाम साधु चला रहा है। क्या इस तरह की हालात अब हमारे आ चुके हैं कि एक साधु आके अचानक कहीं से रशियन एम्पायर को चलाने लगेगा? ये सवाल जब निकोलस और अलेक्जेंड्रा से किए जाते थे, जो एम्परर और महारानी थे, उनका क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट था रस्पुतिन पर, उनका हमेशा एक ही जवाब होता था कि वो हमारा दोस्त है, हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, उसने हमारे बेटे को बचाया है और ये पूरी दुनिया जो है उसके बारे में झूठ बोलती है। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह से कंट्रोल जो था रस्पुतिन कर चुका था, लेकिन अब साल 1914 आता है, 1914, और 1914 से ही ये जो सिलसिला था रस्पुतिन के ऊपर जानलेवा हमले करने का और रस्पुतिन का उन हमलों को मौत जो उसकी सामने खड़ी रहती थी उसे मात देने का, ये अब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहली दफ़ा 1914 में जून का महीना था। हुआ क्या कि रस्पुतिन अपने गांव गया हुआ था और उस गांव में चर्च के बाहर ही, जब वो वहाँ पे मौजूद था तो चर्च के बाहर ही एक खियोनिया गुसेवा नाम की महिला आती है और उस औरत ने रस्पुतिन के पेट में एक बहुत ही धारदार हथियार, एक बहुत ही लंबी, उसके पास जो लंबा चाकू था, वो सीधा रस्पुतिन के पेट में घुसा दिया। रस्पुतिन के पेट से खून की एक धारा जो थी वो बहना शुरू होती है। उसे ट्यूमिन के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि ये ऑपरेशन हम सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन रस्पुतिन के यहाँ बचने के चांसेस नहीं है क्योंकि खून जिस हिसाब से बहा है तो ये यहाँ नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ भी एक चमत्कार होता है, अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन मिरेकलसली रस्पुतिन यहाँ से बच के वापस आ जाता है। गुसेवा, जिस महिला ने उस पर हमला किया था, उसने ये कहा कि उसने इसलिए इसको मारा, रस्पुतिन को चाकू मारा और मारने का प्रयास किया क्योंकि उसका कहना था कि वो एक पापी को मारने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए उसे एक और मॉन्क ने कहा था, इलियोडोर नाम का एक मॉन्क था जिसने रस्पुतिन को मारने के लिए इस महिला को कहा था। लेकिन जब रस्पुतिन बच के वापस आया, ये पहला इंसिडेंट था जब उसके ऊपर हमला हुआ, अब वो अचानक बच के यहाँ से वापस आ जाता है बहुत ही चमत्कारी तरीके से। यहीं से लोगों ने उसे एक होली ज़ॉम्बी कहना शुरू कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया, इस तरह के अलग अलग नाम रस्पुतिन के रशिया में रखे गए हैं। कोई मैड मॉन्क कहता है, कोई होली ज़ॉम्बी कहता है, कोई डेविल कहता है, होली डेविल। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ लोगों ने उसे होली ज़ॉम्बी कहना शुरू किया कि एक आदमी है जो कि मौत सामने आ जाए तब भी वो उसको छूकर वापस से जिंदा हो जाता है। खैर, ये जो समय था, ये साल था 1914 और आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहीं से शुरू हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब शुरू होती है तो रस्पुतिन से जो रशियन एम्पायर था, जो एम्परर निकोलस द्वितीय थे, उन्होंने सलाह ली। उन्होंने पूछा कि रशिया को क्या करना चाहिए। रस्पुतिन ने शुरू में वॉर के लिए मना किया, उसने विरोध किया। उसने कहा कि उसने जो जार निकोलस थे, इनको ये लेटर लिखा और उसमें कहा कि खून खराबा मत करो, ये रशिया के लिए बुरा होगा। एक तरह से अपनी भविष्यवाणी के तौर पर उसने ये कहा था। हालांकि यहाँ पे निकोलस द्वितीय ने उसकी ये बात नहीं सुनी, सारी बातें सुनते थे पर ये उन्होंने इनकार कर दिया सुनने से। रशिया वॉर में कूद जाता है। वॉर फ्रंट पर हर रोज़ जैसे ही रशिया यहाँ पे वॉर में कूदा है, वॉर फ्रंट पर लॉस होने लगा। रशिया के काफ़ी लोग मारे जाने लगे। कई शहरों में, रशियन सिटीज़ में भुखमरी छाने लगी और उन भुखमरी की वजह से शॉर्टेज जो थी, फूड सप्लाई जो थी, वो भी पूरी सब जगह ख़त्म हो चुकी थी। लोग पूरे रशियन एम्पायर के
के बारे में गलत बातें कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें चलते चलते 1915 में, अगले ही साल, निकोलस द्वितीय खुद वॉर फ्रंट पर जाने का डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे लोग यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तो अब मैं वहाँ पे जाऊँगा वॉर में और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, रशियन एम्पायर के लिए करूँगा। उन्होंने खुद जाके वॉर फ्रंट पर अब ये आर्मी की कमान संभाली। और इस दौरान क्योंकि वो यहाँ पे जाने वाले थे तो उन्होंने रस्पुतिन को महल में बुलाया और उसे जिम्मेदारी दी कि अब रस्पुतिन उनकी रानी के साथ में, यानी कि अलेक्जेंड्रा के साथ में, यहाँ पे अब पूरे रशियन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालेगा। आप ये देखिए कि एक गरीब किसान जो कि ना उसने कभी पढ़ाई की, ना वो कभी पढ़ा, अनपढ़ रहा, हमेशा सारी गलत आदतों में था, अचानक उसकी ज़िंदगी किस तरह से बदलना शुरू होती है और एक समय पर आते आते वो रशियन एम्पायर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है। तो अलेक्जेंड्रा और रस्पुतिन यहाँ पे इनके हाथों में कमान आ जाती है पूरे रशियन एम्पायर की। अब जो हर एक बदलाव होता था या जो भी एक फैसले होते थे, उनमें से जो जो गलत फैसले होते थे उनको रशियन एम्पायर में कई सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि चाहते थे कि उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। उन्होंने रस्पुतिन के बारे में यहाँ पे सारी गलत बातें फैलानी शुरू की। अलेक्जेंड्रा और रस्पुतिन के बारे में भी कई गलत अफवाहें फैलाई गई। ये सारी चीज़ें की जाती रहीं और हर गलती के पीछे कहीं ना कहीं ये कहना होता था इन लोगों का कि अब ये रस्पुतिन है जिसका ये हाथ है, रस्पुतिन की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि रशियन एम्पायर जो है गर्त में जा रहा है। यहीं से जो मर्डर प्लान्स थे, इस तरह के मर्डर प्लान्स जो कि रस्पुतिन को मारने का प्रयास अब कोई और नहीं, अब रशियन एम्पायर के ही बहुत बड़े बड़े जो मंत्री थे वो करने वाले थे, वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर वोस्तोव थे, वोस्तोव जिनका नाम था, और उनके डेप्यूटी थे बेलेत्स्की। इन दोनों ने रस्पुतिन को चुपचाप खत्म कराने के, मरवाने के दो बहुत ही डेंजरस प्लान्स बनाए। पहला प्लान था कि उसे ट्रेन से धक्का दिया जाएगा। रस्पुतिन के लिए एक नॉर्थ मोनेस्ट्रीज का एक ट्रिप प्लान किया गया। उस ट्रिप में कुछ और भी मॉन्क थे जिनको साथ में भेजा गया था, और रास्ते में एक मॉन्क को ये आदेश दिया गया था कि जब रस्पुतिन ट्रेन में बैठा होगा तो तुम्हें उसे कुछ इस तरह से गेट के पास ले जाना है कि जब वो सुनसान एक कोई रेलवे स्टेशन आए तो वहाँ पे तुम्हें इसे ट्रेन से नीचे धक्का देना है, जिससे कि यहाँ से इसका जो खेल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये एक सीक्रेट ऑर्डर था जो कि एक प्रीस्ट को, एक मॉन्क को दिया गया था यहाँ पे। लेकिन जो पहला ये प्लान था ये इस तरह से फेल होता है कि रस्पुतिन ने बिल्कुल एंड मोमेंट पर, जब जाने की तैयारी हो चुकी थी, कुछ ही घंटों बाद निकलना था, एंड मोमेंट पर ना जाने उसे क्या पता चलता है और वो रस्पुतिन जो था वो इस प्लान पे, इस पिलग्रिमेज जो विजिट थी उस पर जाने से मना कर देता है। खैर, पहला प्लान जो था वो फेल हुआ रशियन एम्पायर के इन लीडर्स का। दूसरा प्लान इन्होंने रचा एक पॉइजन वाइन का। वोस्तोव ने रस्पुतिन को एक मडेरा वाइन जो थी वो गिफ्ट की, और इस गिफ्ट की हुई मडेरा वाइन के अंदर सामने ये आता है कि उन्होंने एक बहुत ही डेडली, एक आत्मघाती, एक बहुत ही घातक पॉइजन जो था वो यहाँ मिलाकर रस्पुतिन को गिफ्ट किया था कि जैसे ही ये वो वाइन पिएगा उसके साथ ही ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये सीन जो है वो एक बहुत ही फेमस गाना है जो इस समय पर भी चलता है, धुरंधर मूवी में भी उसको यूज़ किया गया है। तो रस्पुतिन के ऊपर वो गाना बना है, उसमें भी इस वाइन वाले टॉपिक का जिक्र आता है। ये कुछ इस तरह से हुआ कि वाइन रस्पुतिन ने पी, कोस्तोव के सामने बैठकर ही पी, लेकिन वो मज़े से वाइन को एंजॉय करता गया और उसे कुछ भी हुआ नहीं, वो मरा नहीं। इसके बारे में भी ये अफवाहें फैलनी शुरू हुई कि रस्पुतिन जो है वो मौत को इस तरह से छू के वापस आ जाता है कि उसको चाहे जहर दे दो, उसके बारे में ख़त्म करने के लिए कोई प्लान बना लो, तो वो आप कर नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन असल बात ये थी ये जो प्लान था, सेकंड प्लान इसकी, कि कोस्तोव ने जिस एजेंट को ये कहा था, अपने जिस डबल एजेंट को कहा था कि वो जाके वाइन में जहर मिलाए, उसने असल में वाइन में जहर मिलाया ही नहीं। वो क्योंकि रस्पुतिन को बहुत ज़्यादा मानता था, वो एक डबल एजेंट था जो कि रस्पुतिन के लिए भी काम करता था, कहीं ना कहीं उससे मानता था, पूछता था, और इस वजह से उसने कोस्तोव की जो जहर था उसे कभी मिलाया ही नहीं। जबकि इन लोगों ने एक बिल्ली के ऊपर भी टेस्ट किया था उस जहर को रस्पुतिन को देने से पहले कि ये जो जहर है वो उस बिल्ली के ऊपर असर कर रहा है या नहीं, और वो बिल्ली मर चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहीं कि एक डबल एजेंट ने रस्पुतिन को यहाँ पे बचा लिया। खैर, अब यहाँ से जब ये आगे दौर बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, अगला साल आता है 1916। 1916 के एंड तक आते आते रशिया जो था वो पूरी तरह से कोलैप्स होने लगा था, रशियन एम्पायर कोलैप्स होने लगा था। इसी दौर में अब रस्पुतिन के ऊपर ये लोग सारे के सारे जितने भी लोग हुआ करते थे, जो एलीट लीडर्स थे, वो सब रस्पुतिन के ऊपर ही आरोप लगाते थे कि इसी की वजह से हमारा रशियन एम्पायर खत्म हो रहा है। और इसी के तहत अब ये जो एलीट लीडर्स हुआ करते थे, इन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई। इन 5 लोगों की टीम का मेन एजेंडा ये था कि रस्पुतिन जो है जब तक जिंदा रहेगा तब तक मोनार्की को बचाना नामुमकिन है, इसलिए अब हमें उसे मारना ही पड़ेगा।
तो इसी के तहत ये 5 लोगों की टीम बनाई जाती है, जिसमें पहले थे प्रिंस फेलिक्स, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रशियन एम्पायर के। दूसरे थे ग्रैंड ड्यूक डिमिट्री पैव्लोविक, जो कि जार निकोलस के रिश्तेदार हुआ करते थे। तीसरे थे व्लादिमीर पुरुशविक, जो कि डूमा के नेशनलिस्ट लीडर थे। साथ में थे डॉक्टर लेजोवर्ट और लेफ्टिनेंट सुखोटिन। इन 5 लोगों की एक जो टीम बनी, इनका काम था रसपुतिन को कैसे ना कैसे करके ख़त्म कर देना, तब जब अलेक्जेंड्रा भी कहीं ना कहीं बिजी हो और निकोलस द्वितीय तो यहाँ पे है ही नहीं, वो वॉर फ्रंट पर गए हुए। प्लान के मुताबिक इन लोगों ने क्या किया कि 1916 में 17 दिसंबर का दिन था। 17 दिसंबर की रात को यूसुपोव जो थे, उन्होंने रसपुतिन को अपने महल में बुलाया। उन्होंने कहा कि आप मेरे पैलेस में, मोएका पैलेस जो था उसमें आइए। और यहाँ पे मोएका पैलेस में उन्होंने रसपुतिन से ये कहा था कि उनकी जो वाइफ है इरीना, उनसे मिलवाने के लिए वो रसपुतिन को बुलाना चाहते हैं। रसपुतिन यहाँ पे पहुँचते हैं। असल बात ये थी कि इरीना उस महल में थी ही नहीं, ये रसपुतिन को मारने का प्लान था। बेसमेंट में यहाँ पे रसपुतिन को बिठाला जाता है, उसे केक खिलाया जाता है, वाइन पिलाई जाती है। जो नीचे उसके लिए केक और वाइन रखी हुई थी, जो कि उसे खिलाई गई। यूसुपोव अपने मेमोयर्स में बाद में बताते हैं 1928 में, जो उन्होंने स्टोरी लिखी, उनका ये कहना था, उनका क्लेम था कि उन केक और वाइन में हमने पोटेशियम साइनाइड बहुत ही भारी मात्रा में मिलाया हुआ था। ये पोटेशियम साइनाइड खाने के बाद भी, यानी वो केक और वाइन पीने के बाद भी, रसपुतिन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद यूसुपोव उस मेमोयर में अपने लिखते हैं। अब आपको आगे ये भी बताएंगे कि ये जो मेमोयर था वो कैसे फर्जी निकलता है। तो ये जो स्टोरी थी, जो कि गाने में भी बताई गई है, और रसपुतिन की स्टोरी के साथ में उसके साथ में ये फेमस है कि वो मर के जिंदा हो जाता था। तो ये यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आखिर कैसे ये एक बात जो थी वो फेक थी। तो यहाँ पे यूसुपोव कहते हैं कि उसको जब केक और वाइन उसने खाया और पिया तो उसके बाद भी वो जिंदा हो गया, जबकि भारी मात्रा में पोटेशियम साइनाइड था। ये देखते हुए यूसुपोव घबरा जाते हैं और उसके बाद में रिवॉल्वर लेते हैं अपनी, और रसपुतिन के चेस्ट पे 2 गोलियां मारते हैं। गोलियां जब मारी, थोड़ी देर तक रसपुतिन शांत रहा, उसके बाद अचानक से उठकर खड़ा हो जाता। ये देखने के बाद में जो यूसुपोव थे, उनका वो गला दबाने की कोशिश करता है, वो भागते हैं। रसपुतिन उनके पीछे भागता है और इसी के चलते जो व्लादिमीर था, व्लादिमीर ने पीछे से आकर करीबन 4 गोलियां रसपुतिन की पीठ में मारी। इसके बाद भी रसपुतिन एक बार फिर से जब खड़ा हुआ, तीसरी बार जब वो खड़ा हुआ है दोबारा से, क्लोज रेंज से आके 4 लोगों ने उसको पकड़ा और क्लोज रेंज से उसके हेड पे हेडशॉट उसको किया, सीधा उसके सिर पे गोली मारी जाती है बीचों बीच। और उसके बाद नेवा नदी में जाके मलाया नेव का ब्रांच पे, इस जगह पे जाके बर्फ को खोदा जाता है, क्योंकि ये जो एरिया आप सभी जानते हैं कि नदियां जमी होती हैं बर्फ से, पानी जम चुका होता है। तो उस नदी की बर्फ को खोदा गया, उसके अंदर रसपुतिन की बॉडी को डाल दिया जाता है, उसकी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये एक जो यूसुपोव का एक मेमोयर था, उसमें ये कहानी लिखी हुई थी। लेकिन इसके बाद जो ऑटोप्सी हुई बाद में, जो फॉरेंसिक सच्चाई है, जो फॉरेंसिक साइंस ने निकाली, मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस ने, उसने इस पूरी की पूरी कहानी को फर्जी बता दिया। उनका कहना था, दरअसल डॉक्टर जो डिमित्री थे, उन्होंने अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई जब फाइनली रसपुतिन की बॉडी जो थी वो मिली थी। ये बात सत्य है कि इस तारीख को रसपुतिन को मार दिया गया था, 17 दिसंबर 1916 उसे ख़त्म कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इस टीम के द्वारा। लेकिन कैसे ख़त्म किया गया था, ये जो कहानियाँ थी वो आज तक फर्जी चली आ रही थी। बताया ये जाता है उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डिमित्री की, कि कोई भी साइनाइड दिया ही नहीं गया था। ऑटोप्सी के दौरान रसपुतिन के पेट में, उसके ऑर्गन्स में साइनाइड का कोई ट्रेस नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, उसे मीठा पसंद ही नहीं था, वो मीठा कभी खाता नहीं था। इस वजह से जो उनके मेमोयर में यूसुपोव ने लिखा हुआ है कि उन्होंने केक में उसको पॉइजन दिया, ये बात बिल्कुल फेक है, गलत है, मनगढ़ंत है। इसके अलावा ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आया वो ये था कि एक ब्रूटल टॉर्चर जो था वो रसपुतिन को दिया गया था उसकी मौत से पहले। यहाँ ऑटोप्सी रिपोर्ट ने यह बताया कि रसपुतिन को ये लोग 17 दिसंबर 16 का जो दिन था, उस रात यहाँ पर लाए और उसके बाद में उसे बांधा गया। बांधने के बाद उसे बेरहमी से पीटा गया। उसकी इस कदर उसको पीटा गया था कि उसकी जो राइट आई कैविटी थी वो निकल चुकी थी, प्राइवेट पार्ट्स पर उसके बहुत चोटों के निशान थे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से, क्लोज रेंज से उसके माथे के बीचों बीच शूट किया गया और बाद में जाके उस बर्फ़ से जमी हुई नदी में डाल दिया गया, फेंक दिया गया। ये ओवरऑल पूरा का पूरा सिनेरियो था। जितनी भी चीज़ें यूसुपोव ने अपनी मेमोयर्स में बताई आगे,
वो सब इसलिए बताई गई थी, बड़ा चढ़ा कर लिखी गई थी कि जैसे कि रस्पुतिन हर बार मरकर जिंदा हो जाता था, वो उसको मारना नामुमकिन हो गया था। वो इसलिए ऐसा बताया गया इस मर्डर को रच के, जिससे कि ये स्ट्रगल ऑफ गुड वर्सेस इविल लगे, ये ऐसी एक लड़ाई लगे जिसमें कि बहुत ही अच्छी ताकतें एक बहुत ही बुरी ताकत को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। तो इस वजह से रस्पुतिन की जो स्टोरी थी उसको इस तरह से दिखाया जाता है रशिया के द्वारा, रशियन एम्पायर के दौरान में। तो ये सारी चीज़ें थी। इस पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक और बात बड़ी निकल के सामने आई थी उस बंदूक की गोली की। वो जो जिस रिवॉल्वर से शूट किया गया था रस्पुतिन को हेड के बीचों बीच में, उसके फोरहेड पर, वो रिवॉल्वर जो थी वो ब्रिटिश आर्मी की एक स्टैंडर्ड रिवॉल्वर थी, जो कि थी .55 वेबली। और ये जो रिवॉल्वर थी वो दी गई थी इन लोगों को रस्पुतिन को मारने के लिए MI6 के एक एजेंट, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के एक एजेंट ऑसवाल्ड रेनर ने यहाँ पे इसलिए दिया था सवाल, क्योंकि ये उठता है बड़ा कि रशिया के अंदर कुछ अगर चल रहा है, या उसका एक रशियन एम्पायर का एक बड़ा साथ एक ऐसा आदमी है जिसको मारना चाहते हैं वहाँ के लोग, तो उसके लिए ब्रिटेन क्यों सामने आएगा, उसकी खुफिया एजेंसी क्यों सामने आएगी। दरअसल बात ये थी कि ब्रिटेन को ये डर था कि अगर रस्पुतिन, क्योंकि निकोलस जो एम्परर निकोलस हैं वो उसकी बात सुनते हैं, अगर वो निकोलस पर प्रेशर डालकर, उस पर प्रेशर बनाकर जर्मनी के साथ पीस डील करने के लिए मनवा लेगा, उन्हें मना लेगा, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ब्रिटेन है, वो अकेला पड़ जाएगा। और उस अकेलेपन की वजह से, उस डर की वजह से ही यहाँ पे MI6 सामने आती है रस्पुतिन को मरवाने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई। इसके बाद में यही पूरी की पूरी थ्योरी थी जो कि बर्स्ट हुई बाद में। जो मिथ चलते थे रस्पुतिन की स्टोरी के साथ में वो यहाँ पे बर्स्ट होते हैं। रस्पुतिन की मौत यहाँ पे हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत के बाद कई मिक्स रिएक्शंस निकल कर सामने आए थे। कई लोग जो थे चर्च के, खासकर बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल ऐसे थे रशिया में जो पूछ रहे थे कि क्या सिर्फ एक आदमी के मरने से रशिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्या रशिया अब बच जाएगा, क्या रशियन एम्पायर बच जाएगा। खैर ये सारे सवाल उठते रहे, कार्टून्स छपते रहे अखबारों में। निकोलस और अलेक्जेंड्रा जो थे, जो कि रस्पुतिन को अपना दोस्त कहते थे, उनका बहुत बुरा हाल था, क्योंकि अलेक्जेंड्रा के बारे में बताया जाता है कि वो बाद में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस किया करती थी जिससे कि रस्पुतिन की आत्मा को वो कैसे ना कैसे करके बुला ले और अपने बच्चे को बचा ले। रस्पुतिन की बॉडी के साथ क्या हुआ ये भी एक बड़ी मिस्ट्री बनी, बाद में इसका खुलासा हुआ। रस्पुतिन की बॉडी को दरअसल शुरुआत में जो राजमहल था ज़ारको सेलो, उसके पास ही दफनाया गया था, लेकिन फरवरी 1917 में, कुछ ही महीनों के बाद, आप देखिए, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद रोमानोव डायनेस्टी जो थी, आखिरी डायनेस्टी रशियन एम्पायर वाली, ये जो ख़त्म होती है पूरी तरह से, निकोलस द्वितीय का जाना हुआ, अलेक्जेंड्रा का जाना हुआ यहाँ से अपनी सत्ता से। तो इसके बाद जो जो रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स थे, उन्हें ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं थी कि रस्पुतिन की जो ग्रेव है वो महल के बाहर ही हो, उसकी ग्रेव जो है वो यहाँ पे, उस पर कोई श्राइन बने या फिर कोई इस तरह से उसकी पूजा पाठ हो। तो यहाँ पे 11 मार्च, अगले ही महीने 11 मार्च 1917 को रात को उसकी बॉडी जो थी, जो कि अभी उस ग्रेव में ही थी, उसे खोदकर यहाँ से निकाला जाता है। रस्पुतिन की बॉडी को पेट्रोग्रेड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में ले जाया जाता है, और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के जो बॉयलर रूम था वहाँ पे ले जाके मॉडर्न स्टीम बॉयलर में इस बॉडी को डालकर फर्नेस में जला दिया जाता है। रस्पुतिन का कोई भी ट्रेस ना रह जाए, कोई उसका एक श्राइन ना बन जाए, ये तक नहीं चाहते थे ये जो सोल्जर्स थे और जो इनके लीडर्स थे। इस दौरान इस प्रोसेस में एक और बात निकल कर सामने आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली लगती है। वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि रस्पुतिन जो था, जब उसको जलाया जा रहा था तो उसकी बॉडी मरने के बाद भी, करीबन 3-4 महीने के बाद मरने के, वो एक बार फिर से उसकी बॉडी बैठ गई थी, उठ के बैठ जाती है। इस तरह से इस चीज़ को बताते हैं कि जब बॉडी को आइस बॉक्स में डाला गया, आइस बॉक्स को जब फर्नेस में डाला गया, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे एक जो सडनली आग लगती है, उसके बाद देखा यह गया कि वो जो बॉडी थी वो सिटिंग पोजीशन में आ जाती है, वो बैठ जाती है। रस्पुतिन अचानक से बैठ गया था। इसे देखकर जितने भी सोल्जर वहाँ पर थे वो भाग जाते हैं। पर यहाँ पे एक क्लियर फॉरेंसिक जो रीज़न है वो इसका बताया जाता है। ये कहते हैं कि जब बॉडी जो है वो सीवियर हीट में रखी जाती है, अचानक से एक आइस बॉक्स की बॉडी सीवियर हीट में जब आती है, तो जो टेंडन्स और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्स और वेस्ट जो है वो फोल्ड होकर इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह से अपना एक पोस्चर बनाती है, जिसको प्यूजिलिस्टिक पोस्चर भी कहा जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी सिटिंग पोजीशन में आ गई है। और एक मरे हुए आदमी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो आसपास के लोग हैं वो डर जाएंगे, उनको भय महसूस होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें रही। रस्पुतिन के मौत तक भी उसकी जो मिस्ट्रीज थी वो सब चलती हैं, लेकिन बाद में इन सब मिस्ट्रीज को अब जाके
खुलासा इनका कर दिया गया कि असल में क्या चीज़ें थी और वही सब आपको बताया जा रहा है। खैर, रस्पुतिन तो चला गया, लेकिन उसकी फैमिली का बहुत बुरा हाल हुआ। उसकी जो वाइफ थी, जो एक बेटा था डिमिट्री, इन दोनों की अपने गांव में भुखमरी से मौत हो जाती है। इसके अलावा रस्पुतिन की जो बेटी थी मारिया, वो यहाँ से भागकर यूरोप आती है, यूरोप में कैबरे डांसर बन जाती है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो अमेरिका गई। अमेरिका में एक सर्कस था, रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस, वहाँ पे काम करने लगती है। फाइनली 1977 में मारिया की भी लॉस एंजलिस में मृत्यु हो जाती है। अपनी मौत तक वो अपने पिता के बारे में, ग्रिगोरी रस्पुतिन के बारे में दुनिया भर में जितना बातें बता सकती थी, दे सकती थी, इन्फॉर्मेशन उसने दी है। और उसके बाद ही ये सारी जो बुक्स हैं, किताबें हैं रस्पुतिन के बारे में, वो लिखी गई है। तो एक इस तरह का आदमी, एक इस तरह का गवर्नमेंट, जिसको सबसे कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट पूरी दुनिया कहा जाता, ग्रिगोरी रस्पुतिन, आज उसका एक पूरा डिटेल एपिसोड आपको बताया है। एक एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी, जितने भी सवाल हुए होंगे रस्पुतिन से रिलेटेड। इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के डिटेल एपिसोड बनाने में। आपके लिए कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद कंटेंट निकाल के, मटेरियल निकाल के आपके लिए हम लाते हैं। तो खैर, शेयर कीजिएगा। एपिसोड के बारे में आपकी राय क्या है वो जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.